और आज सुबह की मॉर्निंग में ही पटाखे चलने की खबर आ गई है। पटाखे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये केवल सिंबॉलिक टाइप से दिखाई दिए हैं। चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, 25 दिन बाद सो कॉल्ड बदला ले लिया है। आपको यदि याद हो तो आज से 25 दिन पहले 1 अक्टूबर के दिन रात्रि में और कहीं तो 2 अक्टूबर की सुबह हमने इस पर सेशन किया था, जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। और हम लोग इस उम्मीद में बैठे थे आज होगा, कल होगा, हमला होगा, बदला होगा, ये न्यूज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन करते 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 डिले होता गया। नेतन्याहू की तरफ से डिले इसलिए हुआ क्योंकि इनका जो प्लान था वो लीक हो गया। उस लीक होने वाले डॉक्यूमेंट पर भी हमने सेशन किया कि इनका 15 और 16 के दिन टेंटेटिव हमला होना था, नहीं हुआ। तो 1 तारीख के बाद पूरी दुनिया इस इंतजार में थी कि हाँ भाई अब होगा, हाँ भाई अब होगा। होते 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 खूब धमकी और बयानबाजी चलती रही। इजराइल कहता रहा तुम्हें इस कीमत चुकानी पड़ेगी, हम तुमसे बदला लेंगे। फाइनली वो खबर आ गई, इजराइल ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी है ईरान के ऊपर। और इसका लेट होने के पीछे बड़ा कारण यह था कि 15 और 16 तारीख का इनका डॉक्यूमेंट लीक हो गया था। हेडलाइंस बनती हैं, इजराइल अटैक्स ईरान लाइव, आईडीएफ कंक्लूड स्ट्राइक से फुलफिल्ड मिशन। और इजराइल ने इसे कह करके कह दिया कि मिशन कंप्लीट हुआ, हमने अपनी तरफ से अटैक कर दिया है। तो भैया मिशन कंप्लीट कैसे हुआ? हम लोग तो इंतजार में है कि अब इजराइल से अब ईरान करेगा, फिर तुम करोगे। तो मतलब यो फाइट वाला वो वाला महाभारत वाला सीन नहीं चलेगा क्या? तुमने तीर मारा, फिर उधर से तीर मारा, फिर दोनों के तीर आसमान में जुम 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 होने लगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्या भाई? मतलब ये क्या वाली बात हुई? इजराइल ने अपनी तरफ से लिखा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस कंक्लूडेड स्ट्राइक हमने खत्म, कंक्लूड ही कर दिए साहब, खत्म हो गया। फिर बोले इसके बाद बोले हमने मिशन फुलफिल्ड कर दिया है। क्या हुआ? कुछ पाया उससे? कोई मरा उससे? कोई पटा उससे? कहीं जानमाल की क्षति हुई? हुआ क्या? बोले नहीं साहब, हम गोले चला के चले आए, हम गोले डाल के चले आए, हमने ये बिल्कुल वैसे ही दिखा दिया। तो यार ये चल क्या रहा है? मतलब दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो क्या तुम दोनों मिलकर के? अब आप पूछेंगे सर आपको इस बात पे क्या दुख हो रहा है कि कोई कुछ नुकसान नहीं हुआ? दुख नहीं हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, मार्केट पूरा तहस नहस हो गया। ईरान ने जब इजराइल पे किया था 180 मिसाइल चलाई, लेकिन एक भी जाके ठिकाने पे नहीं लगी, खुले ग्राउंड पे जाके गिरा दी। उधर वो खुश कि साहब हमने बदला ले लिया, इधर से इजराइल चलाया है इनके ऊपर। और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूड कर दिया सर हमने तो चला दिया। बोले निकला क्या? बोले कोई जानमाल की हति नहीं है, हम तो बस बता के आए कि हम चला सकते हैं। पटाखे की तरह फूटने की तस्वीरें निकलने आने लग गई। उनने 1 अक्टूबर को किया, इन्होंने साब उठा करके 26 अक्टूबर के दिन आज की रात यानी कि 25 की रात कहिए, 2 बजे की बात है या अर्ली मॉर्निंग कहिए, तो 5 बजे तक ये सारी चीजें चली हैं। ये तस्वीरें निकलकर आ गई हैं। 3 घंटे में 20 ईरानी ठिकानों पर हमले हुए और उसमें एक मिसाइल की फैक्ट्री को और सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। यहां है इजराइल, यहां है ईरान, और तेहरान जो इसकी राजधानी है उसके पास जाकर हमले प्लान किए गए। तेहरान के दक्षिण में और तेहरान के पश्चिम में हमले प्लान किए गए थे। तो मतलब इजराइल से यहां तक हमले हुए कैसे? तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सर हुआ कैसे था? जैसे इन्होंने तो यहीं से मिसाइलें चलाई थी, इसके ऊपर से निकल कर गई थी। अभी क्या हुआ है? तो बोले अभी हुआ वही है जो 15 और 16 तारीख के डॉक्यूमेंट में लीक हुआ था। हमने एक सेशन नहीं किया था क्या आपके सामने, जिसमें बताया था कि ईरान पर हमले का अमेरिकी डॉक्यूमेंट लीक, जिसमें मैंने यह जानकारी बताई थी कि हमला होगा लेकिन वो इजराइल से ही होगा। मतलब इजराइल के ही एयरबेस से ही फाइटर जेट्स उड़कर जाएंगे ईरान पर हमला करने के लिए। मतलब अब इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी मुझे लग रही है कि वो डेटा लीक हुआ नहीं था, जानबूझकर किया गया था, सो दैट ईरान भी अवेयर हो जाए कि ये बदला लेने आएगा तो कैसा वाला बदला लेने आएगा। मैं एक एक चीज का इसका एक पार्ट 2 भी बताऊंगा। मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड नागरिक के नाते बता रहा हूं कि माहौल बनाए मजा नहीं आए। बोले आप पूछेंगे आप युद्ध में ज्यादा रुचि क्यों ले रहे हैं? अगेन मैं कह रहा हूं टाइम बहुत खराब कर दिया यार, कितने सेशन बनाने पड़ गए, अब हमला हो रहा है, अब हमला हो रहा है। हुआ कुछ नहीं है, सब लोग शांत बैठे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि मिलजुल करके कि भाई सुन, तेरे फील्ड पे मैं चलाऊंगा, मेरे फील्ड पर तू, दोनों मिलकर खुश रहेंगे, दुनिया को एकदम मजेदार तरीके से रखेंगे। अभी मैं इसके ऊपर आगे लेके चलता हूं। देखो इन्होंने 15-16 तारीख को हमला करना था। हमला करने के लिए बोला क्या था कि फाइटर जेट्स उड़ेंगे इजराइल से और ईरान पर जाएंगे। जब यह बात पता चल गई थी कि इजराइल से फाइटर जेट उड़ेंगे और हमला करने के लिए जाएंगे, तो टेक्निकली ये ईरान को तैयार कराने के लिए था। ईरान तैयार हो गया कि हां भाई हमारे ऊपर फाइटर जेट्स आएंगे, इजराइल से आएंगे। तो अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ? जैसे इजराइल के ऊपर ईरान से हमला हुआ, वैसे ही क्या इजराइल से ईरान के ऊपर भी बैलिस्टिक मिसाइल चलाई गई? आंसर है जी नहीं।
तो फिर क्या हुआ? तो भाई इजराइल से फाइटर जेट उड़े। बोले वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे 15-16 को पता था। यही तो हम कह रहे हैं कि 15-16 का जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो जानकारी है, क्या वो जानबूझकर लीक कराई गई थी सो दैट ईरान को बताया जा सके कि तुम्हारे ऊपर फाइटर जेट गोले बरसाने आएंगे? अब आप पूछेंगे इस बात में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको जानबूझ के बताया गया? ताकि ईरान भी प्रिपेयर रहे, ज्यादा नुकसान ना हो। ज्यादा नुकसान ना हो से क्या मतलब है? अरे ज्यादा नुकसान ना हो से मतलब यह है कि ईरान का रिटेलिएटरी एक्शन क्या होगा, इसके लिए ईरान प्रिपेयर रहे, तो उससे नुकसान कम से कम होगा। ईरान का नुकसान कम हुआ तो खाड़ी में शांति रहेगी। अगेन समझ लो, इस दुनिया में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया इन सबको चाहिए कि हमारी फारस की खाड़ी बचकर चले, इस खाड़ी में कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि यहां अमेरिका ने खूब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहां बहुत पैसा वेस्टर्न कंट्रीज का फंसा हुआ है। ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मामला, तो यहां पर मामला बिगाड़ देगा ईरान। तो ईरान को तैयार किया गया। आज हमला हुआ है रात को, इससे पहले कल खेमनेई ने अपनी सेना को कहा है तैयार हो जाओ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ईरान को फोन करके भी बताया गया होगा कि आज रात को आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। आप जान के आगे चलेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि ईरान ने 10 तैयारियां की थी, 10 तरह के सिनेरियो तैयार किए थे। केस 1 हमारे ऊपर फाइटर जेट आता है, केस 2 हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल आती है, केस 3 हमारे ऊपर फारस की खाड़ी से, हर कंडीशन में वो तैयार था कि आओ और हमला करो। तो भाई यहां पर हमले हुए, उसकी तस्वीरें आई। अब तस्वीरें देखो एक बार आप, यहां पर फाइटर जेट्स उड़कर गए, फाइटर जेट्स ने देखो ये जा रहे हैं और इन्होंने गोले गिराए। अब शायद आपको ये विजिबल हो रहे हो, बहुत सारे जो हमले की तस्वीरें हैं वो फर्जी तैर रही हैं, पुरानी तस्वीरें तैर रही हैं, उनको उठा उठा करके लोग आज की तस्वीरों से रिलेट कर रहे हैं। वास्तविकता में कुछ ही तस्वीरें हैं जो कि अभी ऑथेंटिकेट चैनल से आई हैं। युद्ध की तस्वीरें लाइव संवाददाताओं द्वारा नहीं दी जाती हैं, जनता अपलोड करती है, क्योंकि लाइव संवाददाता थोड़ी बैठा आज आएगा हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो आ गया। अब ऐसे में ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये जनता की रिकॉर्डेड तस्वीरें हैं, आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। मोस्ट ऑथेंटिकेट इन्हीं को माना जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा ऑथेंटिकेट बात यह है कि इन तस्वीरों को हवा में ही खत्म कर दिया जा रहा है। जैसे इजराइल पर जब बम गोला गिरा था ईरान का, तब कहीं से आग उठने की तस्वीरें आई थी, ऐसे ही यहां से भी आग उठने की तस्वीरें आई हैं। वो उठने की तस्वीरें आई हैं इनके मिसाइल सेंटर से, कि जहां इन्होंने मिसाइल बनाकर रखी थी वहां से। तो दूसरी जो तस्वीर आई है मार्केट में जो सबसे ज्यादा तैर रही है वो ये वाली तैर रही है, जिसमें आग उठ रही है कि साहब इन्होंने मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया। तो वाइसग्रेड करके एक न्यूज चैनल है, उसने फर्स्ट पिक्चर ऑफ इजराइल एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान करके यही वाली तस्वीर पोस्ट की है। मैं अगेन आपको बता दूं, इसके अलावा कोई तस्वीर नहीं है मार्केट में। लोगों के द्वारा तस्वीरें डाली जा रही हैं कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन कोई भी तस्वीर अभी इस समय मार्केट में नहीं है। तो इजराइल ने क्या कहा? इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जो इनके स्पोक पर्सन है वो बाहर आते हैं और वो आकर के अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं वही पुरानी बातें कि इजराइल पर 7 फ्रंट से हमला हो रहा था, ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया था, हम पर हमला किया था, हर देश का यह अधिकार है कि उसके ऊपर अगर हमला हो तो वो उसका बदला ले, हमने बदला लेकर हमारी संप्रभुता की रक्षा की है, इजराइलियों की रक्षा की है। मतलब इनके हमले में इन्होंने एक ही लाइन बोली है और वो क्या है कि हमारा डिफेंसिव ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पूरी तरह से मोबिलाइज्ड हैं और हमने केवल अपने सॉवरेन कंट्री होने के नाते स्टेट ऑफ इजराइल हैज राइट एंड द ड्यूटी टू रेस्पॉन्ड। हम पर हमला हुआ था तो हमने उसका बदला लिया है। और इस बात के बाद में वो फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, आज ही सुबह 9 बजे आकर के एक और बात बोलते हैं और वो कहते हैं कि मैं कंफर्म कर देता हूं कि हमने कंक्लूड कर दिया है, मतलब निर्णायक तरीके से डाल दिए गोले हमसे जो डलने थे। इजराइल रेस्पॉन्स टू ईरान्स अटैक अगेंस्ट इजराइल वी कंडक्टेड टारगेटेड एंड प्रिसाइज स्ट्राइक। ऐसे नहीं था कि उठाकर कहीं भी डाल दिया कि आम आदमी को मारना है, नहीं, हमने सेना के ऊपर हमला किया है, मिलिट्री पर हमला किया है, थ्वार्टिंग इमीडिएट थ्रेट्स टू द स्टेट ऑफ इजराइल, जहां से हमें सीधी चिंता थी हमने उन्हीं को टारगेट किया है। मतलब एक प्रकार से यह बात समझने की कोशिश करिएगा, इजराइल ने हमला उस जगह किया जहां सेना है। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, आतंकी हमले में और 2 देशों के बीच हमले में बड़ा अंतर समझिए। देखिए, लेबनान वर्सेस जब इजराइल चला तो इजरायली सेना ने लेबनान की सेना पर हमला नहीं किया था,
हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया था। आतंकियों पर हमले जब होते हैं तो आतंकियों ने अगर ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है तो उन्हें भी नुकसान होता है और आम आदमी की क्षति होती है। लेकिन जब आर्मी आर्मी फाइट होती है, मतलब दो देश की सेनाएं आपस में लड़ रही होती हैं, तो इतने दिन से जो हमले चल रहे हैं वो प्रॉक्सी हमले थे, चाहे हमास के हों चाहे इजराइल हिजबुल्लाह के हों। वहां पर ना तो हमास सेना है ना हिजबुल्लाह सेना है, यानी किसी भी देश ने उन्हें आधिकारिक सेना स्वीकार नहीं किया हुआ है। ऐसे में उनको आतंकी ट्रीट किया जाता है और आतंकी जहां छुपे हैं उन जगहों पर ठिकानों पर हमले होते हैं। लेकिन ईरान के केस में सारी तरह से डिग्निफाइड सेना है ईरान के पास, इजराइल के पास भी है। इसलिए जब ईरान ने हमला किया था तो इनके एयर एरिया पे किया था जहां से हवाई जहाज उड़ सकते हैं। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया, कि बोले मिलिट्री जहां बैठी है हमने वहां हमला किया है, बहुत ही सोचकर हमने वहां पर हमला किया है। और इसके बाद इजराइल वाले आते हैं और आकर एक ट्वीट कर देते हैं, अपने लोगों की हिफाजत के लिए जो हमें करना पड़ेगा हमने कर दिया। ये डैनियल हगारी का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में ये बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग 2023 7 अक्टूबर से 7 मोर्चों पर हमले झेल रहे हैं। ईरान का डायरेक्ट हमला हम पर हो रहा था, हमने बदला ले लिया। ऐसे में इसका मतलब यह तय था कि फाइटर जेट्स उड़े थे यहां तक आने के लिए, तो भाई कौन से देश के ऊपर से गए? जैसे ही ये खबर आई कि फाइटर जेट्स हमला करने गए हैं, इन आसपास के देशों ने अपने वाले एयर स्पेस बंद कर दिए। तो ये हवाई जहाज उड़ते हुए जो आसमान में दिख रहे हैं, कुछ ही देर बाद खाली हो गया आसमान। ये पूरी तरह से आसमान बंद हो गया था। इधर से हवाई जहाजों का निकलना जाना बंद कर दिया था कि भाई मत उड़ो, पता चला एक आध हवा में ही टकरा गया और खत्म हो गया। ऐसे में इजराइल का पूरा डिटेल एक आंसर आया और उसमें उन्होंने कहा कि आईडीएफ ने कंप्लीट कर दिया है प्रिसाइज एंड टारगेटेड स्ट्राइक। देखो दोनों भाषाओं को समझना। इजराइल हैज स्टार्टेड वार अगेंस्ट ईरान, ये तो होता है शुरू करना। यहां पर लिखा क्या आ रहा है? इजराइल हैज कंप्लीटेड प्रिसाइज एंड टारगेटेड स्ट्राइक अगेंस्ट मिलिट्री टारगेट्स इन ए नंबर ऑफ एरिया इन ईरान। इसका मतलब इजराइल ने हमले किए, बस करके रुक गए, अब नहीं करेंगे। दोनों का मतलब समझना। क्या आगे और हमले होंगे? नहीं होंगे, मैं अभी से डिक्लेयर कर दे रहा हूं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी मंशा केवल अपनी ताकत दिखाने की थी कि तुमको लगता है कि हम तुम तक नहीं आ सकते, हम आ गए। तुमको भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल चलानी थी ये दिखाने के लिए कि तुम हम तक आ सकते हो। हम दोनों ने शक्ति प्रदर्शन कर लिया, दोनों अंदर से जानते हैं, दोनों ही ताकतवर हैं। इजराइल ने आज तक पब्लिकली यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान ने भी आज तक स्वीकार नहीं किया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन ईरान इतने दिन से जो दुनिया से मतलब सैंक्शन झेल रहा है, उसके पीछे एकमात्र कारण है कि दुनिया ये जान चुकी है, वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये जान चुका है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल नजदीक है। इसी कारण से प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब वो किस दिन परीक्षण करेगा, यही डर है। आजकल अपने देश की शांति का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? न्यूक्लियर बम होना। अगर आप किसी युद्ध में नहीं फंसना चाहते तो न्यूक्लियर बम बनाकर रखिए, आप पर कोई हमला नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया जैसे देश ने जहां कईयों बैलिस्टिक मिसाइलें हवा में उड़ाकर अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, अमेरिका उसके ऊपर पटाखा तक नहीं फोड़ पाया। क्यों? क्योंकि इसने न्यूक्लियर बम बना भी रखा है और अनाउंस भी कर रखा है कि बेटा फट गए ना अगर हम, तो तुम्हें ले डूबेंगे। बस तो इसलिए अपनी सुरक्षा चाहते हो तो न्यूक्लियर बम बना लो, वो वाला फीचर इन्होंने अपना लिया है। ऐसे में इजराइल भी कहकर किनारे हो लिया कि हमने चला दिए सर, और चला के साइड में हो गए। हमने ना तो अमेरिका का साथ लिया। इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका अपने किसी भी ठिकाने से इस हमले को प्रमोट नहीं करवाया और सफाई देने बाहर निकल और आया और आकर बोलने लगा कि देखो हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। मतलब अमेरिका का डर भी यहां पर स्वाभाविक है कि उसने इतने सारे अपने ठिकाने कुवैत में बना रखे हैं, सऊदी के किनारे पर ये कतर है, बहरेन है, यूएई है, यहां पर अमेरिका ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। आर्मी बैठी है, नेवी बैठी है, एयरफोर्स बैठी है। ऐसे में अगर इनके ठिकानों पर हमले कर दिए तो अमेरिका का बहुत नुकसान हो जाएगा। अमेरिका इन हमलों के तुरंत बाद आकर बयान देता है और कहता है कि भाई हमने इन हमलों के अंदर कोई साझेदारी नहीं की है और ईरान के खिलाफ इजरायली हमले में हम शामिल नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल ने आत्मरक्षा के जवाब में हमले किए हैं। बाइडेन को हमने अपडेट दे दिया है कि इजराइल ने हमले किए हैं। अब क्या ईरान कर रहा है तैयारी? तो भाई साहब कुछ तस्वीरें बाहर निकलकर आती हैं कि ईरान भी अब तैयारी सोच रहा है कि क्या इस पर किया जाए।
ऐसे में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं कि देखो इजराइल ने कितना गजब तरीके से प्लान किया था, हमला करने जाएंगे। कुछ तस्वीरें इजराइल की निकल कर आई कि ये इस तरह से प्लान कर रहे थे। ईरान वाले फैक्ट चेक कर दिए कि भाई ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो फर्जी हैं, पुरानी तस्वीरें हैं, बहुत पहले भी ये तस्वीरें आ रखी हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से खूब सारे ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए कि ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं है, और जो हुआ है उस हमले को हमने आसमान में ही कंक्लूड कर दिया है। ईरान ने अपनी तरफ से यही कहा कि जो हमले आप सुन रहे हो कि तेहरान पर हमले हुए हैं, बोले यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें, देखो ये गोला आ रहा और ये हवा में ही खत्म हो रहा है। तो बोले ये जो पटाखे से चलते हुए आसमान में दिख रहे हैं, देखो ये आ रहा और आकर खत्म हो रहा, इसका मतलब ये है हमारे ऊपर हमले हुए तो थे लेकिन हमने हवा में ही निपटा भी दिए। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तेहरान में सुरक्षा ला दी। अब आपका दिमाग दौड़ने लगेगा कि क्या ईरान के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है क्या? ईरान के पास रशिया वाला ईरान का डिफेंस सिस्टम है। ईरान के पास जैसे इंडिया वालों ने S-400 लिया हुआ है ना, ईरान ने S-300 लिया हुआ है पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। भारत के पास S-400 चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे जैसे हमने लगा रखे हैं कि कल को यहां से कुछ भी आएगा कंट्रोल कर लेंगे। इनने चारों तरफ पाबंदी में S-300 लगा रखा है। S-400 अपडेटेड वर्जन है, S-300 उससे पहले वाला सोवियत रूस के टाइम का है। तो बोले ये जो आप पटाखे चलते देख रहे हो ना, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसने हवा में ही खत्म कर दिया सब चीजों को। ठीक है, तो यहां पर अच्छा ईरान की तरफ से बहुत सी तस्वीरें डाली गई कि इजराइल वाले खुश हो रहे हैं कि हमने कुछ कर दिया है। बोले बताना हमारी कौन सी सड़क पर पैनिक दिखाई दे रहा है। यहां पर वीडियो है तेहरान का रात का कि यहां पर देखो अगर हमले किए हो तो यहां पर लोग सड़कों पर आने चाहिए थे, लोगों को दिखना चाहिए था कि हम पर हमला हुआ है। हमारा सायरन चला उसको खत्म करने के लिए। हम आराम से हैं, जैसे इजराइल दिखाता है कि हम जिंदगी बढ़िया जी रहे हैं, ईरान भी दिखा रहा है कि हम बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में ईरान का जो डोम है वो आयरन डोम से आगे निकल गया है और हमारे लोग बकायदा तलाश रहे हैं सुबह जगकर कि अरे हमला हुआ था, कहां हुआ। ईरान वाले इस बात को बिल्कुल सकारात्मक रूप से लेते हुए कह रहे हैं कि इजराइल बोल रहा है कि हमने डिवास्टेटिंग अटैक किया है, लाओ खोजो जरा। तो ईरान के जो मीमर्स हैं वो बढ़िया मीम बनाकर डाल रहे हैं, दिख नहीं रहा यार हमला कहां हुआ था। मतलब समझ जाइए कि ये पूरी तरह से वो हमला था जिस हमले को एक दूसरे के फ्रेंडली मैच में चलाया गया था। जो 180 मिसाइलें चलाई थी ईरान ने, तब भी यही कहा गया था कि भाई बेचारा नसरुल्लाह की आत्मा को बुरा ना लगे, इसलिए ईरान ने ड्यूटी निभाई कि नसरुल्लाह के पीछे जो हिजबुल्ले खड़े हैं उनको कहीं यह ना लगे कि देखो ईरान ने हमको उकसा दिया, मरवा दिया और हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ईरान ने किया, लो भाई 180 मिसाइल चला रहे, मार देना तुम हवा में इनको, और सुनो ऐसी खाली जगह बता दो जहां चलाएं तुम्हारा भी कोई नुकसान ना हो और हमारी भी इज्जत रह जाए, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बोले ठीक है इधर चला दो। ऐसे ही ये बिल्कुल कंक्लूडेड प्रकार का हमला था। इजराइल ने ईरान पर हमला किया और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ऐसा किया कि कुछ भी मतलब जो भी हमले थे वो बिल्कुल करके भाई करियाएं हम। अब मत कहना देखो हमने तुम पर बदला नहीं लिया। बोले भाई किसके प्रेशर में कर रहे हो ये सब काम? बोले जनता के प्रेशर में। जनता अंडर प्रेशर चली गई हमारी इजराइल की कि ईरान हम पर हमला करके बैठा है, 25 दिन हो गए अब तक तुमसे कुछ नहीं हुआ, तो हम केवल उस ड्यूटी को निभाने गए थे, कर आए हैं। अमेरिका वाले बोले ईरान वालों को फोन करके कहे कि भैया देखो अब उसने भी हमला कर दिया, तुमने भी हमला कर दिया, दोनों लोग शांत बैठो, अब चेन चली भाई, चेन चली मत करो, खत्म करो इस चीज को। मतलब अब तुम पर हो गया, उस पर हो गया, दोनों एक एक के बराबरी पर हो, अब कोई दोबारा मत करना हमले बराबर। मैं इसलिए कह रहा हूं अगला हमला अब नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कोई फिर से इजराइल कोई नया बम ना फोड़ दे कहीं और, उसके बदले में फिर से ईरान की इज्जत पे आ पड़े कि अल्ले भाई पहले हमास मारा, फिर हिजबुल्लाह मारा, अब हूतिये मार दिए, अब हूतिये मार दिए तो चलो भाई हूतियों को बुरा ना लगे कि ईरान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, चलाओ भाई मिसाइल चलाओ, तो मिसाइल चलाओ, ये फिर से कंक्लूड हो जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक पॉइंट बनेगा, इजराइल एयर स्ट्राइक करने गया था। बोले ठीक है साहब गया, तो अब बता जरा ये बताओ कि ईरान के पास ऐसा क्या है जिसने अपने आप को इतना अच्छे से बचा लिया? तो सुन लो भाई, ईरान के पास S-300 तो है ही है, इसके पास एक चीज और भी है और उसका नाम है बावर 373। ये जो बावर 373 है ना, असल में ईरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे है। आप सोचो रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कन्फ्लिक्ट में भी ईरान ने रशिया को मिसाइलें दी हैं कि लो यार चला लेना थोड़ी बहुत मिसाइलें, क्योंकि तुम्हारे पास असला काफी खर्च हो रहा होगा, हमसे ले जाओ, बना के रखी हुई है, काम नहीं आ रही।
तो ईरान ने मिसाइलों में काफी ज्यादा अपग्रेडेशन किया हुआ है। ऐसे में S-300 तो रशियन डिफेंस सिस्टम है इनके पास, जो सोवियत काल का बना हुआ है। दूसरा, बावर 373 जो है ना, इन्होंने S-300 को देखकर S-400 जैसा सिस्टम बना लिया, और ये 2019 में ही इन्होंने ट्राई करके देख लिया कि पूरी तरह सक्सेसफुली चल सकता है, 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स को एक बार में न्यूट्रलाइज कर सकता है। जैसे इजराइल वालों के पास में अपना आयरन डोम सिस्टम है, एरे सिस्टम है, ऐसे ही इनके पास में बावर 373 और S-300, यानी ये पूरा रूसी सिस्टम है, और ये रूसी सिस्टम की कॉपी है। मतलब ये और ज्यादा उन्नत चीज मानी जाती है, जिसके चलते इस चीज को कंट्रोल कर लिया गया। मतलब एक प्रकार से यहां पर आप देखें तो S-300 और बावर 373 ये इनके पास एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। और आप यहां देख सकते हैं ईरान फुल्ली इंटीग्रेटेड है S-300 डिफेंस सिस्टम से। जैसे इंडिया के पास 400 है, जिसकी अपनी थोड़ी बढ़ी हुई रेंज है, ऐसे ही इनके पास S-300 है, जो कि 195 किलोमीटर दूर से आ रहे हवाई जहाज को टारगेट कर सकता है, और 50 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को टारगेट कर सकता है। इजराइल मतलब सोवियत रूस के समय पर ईरान को यह दिया गया था। आज इसने पूरी तरह से अपने बॉर्डर को इन्हीं से सिक्योर किया हुआ है। आयरन डोम की तरह जैसे कोई मिसाइल आएगी, यह हवा में उड़ा के उसको मार देगा। बावर 373, जब इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में आता है कि ईरान डिस्क्राइब इट एज ए कॉम्पिटिटर ऑफ S-300 मिसाइल सिस्टम। ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही इसको बनाया गया है। जो प्रेसिडेंट हसन रूहानी थे, उनके सामने इसका प्रॉपर टेस्टिंग करवाया गया, और अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है वर्ष 2022 में, जो कि पूरी तरह से S-400 का कॉम्पिटिटर बताया जाता है। वो है बावर 373 सिस्टम, जिसके स्पेसिफिकेशंस में बताया जाता है कि 100 टारगेट को ये एक ही बार में अंगेज कर सकता है, 27 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये बावर 373 है, जिसमें सैयद 4 मिसाइल लगी हुई हैं, जो कि इसको हवा में ही मारने की क्षमता देती हैं। अब इजराइल क्या करेगा और ईरान क्या करेगा? डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, दोनों का एक एक नंबर हो गया। भाई तुम हमारे गोला चलाए, हम तुम्हारे चला लिए, अब मैच बराबरी पर हो गया। अब हम क्या करें? देखो, 1000 से ज्यादा ईरानियन मिसाइल रेडी थी। इस तैयारी में इस खबर का मतलब समझो। देखो, नेतन्याहू जो करने वाले थे, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट लीक होना भी कोई कॉन्स्पिरेसी रहा हो। क्यों बोल रहा हूं? देखो, 15-16 का डॉक्यूमेंट जो मतलब पेंटागन की लीक थी कि भाई हम हमला करेंगे, इजराइल से उड़ के हवाई जहाज जाएंगे हमला करने, वो खबर लीक होती है। उसके लीक होने के बाद में एक समय मिलता है ईरान को प्रिपेयर होने का कि हां भाई हम पर हमला होगा, इजराइल हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। मतलब ये एक तरह का वो मेथड था कि ईरान को पहले ही बताया गया कि हां हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो गई तो हमने कयास ये लगाए थे कि अगर इसको पता चल गया तो अब हो सकता है इजराइल कोई और तरीका अपनाए, लेकिन उसने और तरीका नहीं अपनाया, मतलब मच प्रिडिक्टेड तरीका ही अपनाया। वहीं ईरान ने अपनी तैयारी में 1000 मिसाइलें तैयार रखी थी कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम क्या करेंगे, और ऐसे 10 सिनेरियो तैयार किए थे कि अगर हम पर हमला होता है तो ईरान की एक तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसने बनाया था कि अगर हम पर इजरायली हमले होते हैं तो 10 तरीके हमने अपना लिए कि कहां कहां से क्या क्या हो सकता है। हर चीज के लिए ईरान वेल प्रिपेयर्ड था। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि यार ये इतना प्रिपेयर थे, इसका मतलब ईरान भी इजराइल की कॉपी है, मतलब लेके बांध के चल रहा है कि लड़ेंगे बढ़िया से। भाई बढ़िया से लड़ेंगे, इसका एक नमूना देखो आप। इजराइल ईरान के बीच में इतनी हाई टेंशन चल रही है, इस बीच में ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन जो हैं वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने जाते हैं और ब्रिक्स के मेंबर बन के आते हैं, पुतिन से मिलके आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से मिलके आते हैं। दैट मींस उन्होंने भी अपनी तरफ से दुनिया से मिलना नहीं छोड़ा। मतलब ये उनका एक अलग एटीट्यूड दर्शा रहा है कि ईरान भी तैयार है, हल्के में मत लेना कि हम तुम्हारे साथ नहीं। भारत भी ईरान के साथ खड़ा होकर कह रहा है कि भाई इंटरनेशनल वो अपना नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको चालू रखें, साथ में अपन चाबहार पोर्ट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि तुम लोग इस मामले को निमट लेना। मतलब दुनिया इस बात को समझ चुकी थी ऑलरेडी कि यह हमला होगा, सिंबॉलिक हमला होगा, ताकि जो युद्ध के लिए आमादा दुनिया बैठी है कि हां भाई दिखाओ क्या हो रहा है, उन लोगों को जवाब मिल जाएगा कि मिलिट्री टारगेट को हमला किया गया था, सब चीजें न्यूट्रल हो गई। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि यार जब ब्रिक्स की समिट होनी थी, उस ब्रिक्स की समिट में सऊदी अरब को भी आना था। सऊदी अरब को आना था ब्रिक्स समिट में, 9 ही लोग पहुंचे, 10वां भी पहुंचना था। कजान समिट जो हुई उसके अंदर सऊदी क्यों नहीं आया? ये सऊदी के जो प्रिंस सलमान है ये क्यों नहीं पहुंचे? ये डर गए। असल में डर क्यों गए, अब इनकी कहानी बताता हूं मैं। देखो, डरता कौन है? जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है।
सऊदी के पास में तेल है भाई, और ईरान से ज्यादा तेल उसका मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि ईरान पे तो सैंक्शन चल रहे हैं। तो ऐसे में सऊदी डर इस बात से गया कि अगर मैं गया रशिया के पास, इधर से अमेरिका ही मेरा तेल खरीदता है या खरीदवाता है दुनिया को, गलती से उसने हम पर सैंक्शन खेल दिए तो हम वैसे खराब हो जाएंगे। उधर से ईरान वाले विदेश मंत्री घर में आकर धमकी दे गए कि अगर तुमने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया तो हम गोला इजराइल पर नहीं चलाएंगे, तुम पर चलाएंगे। और ये पता है कि इनके अगर सिस्टम पर गोला चला दिया तो ये वैसे ही आपस में भिड़ जाएंगे, दुश्मनी हो जाएगी। तो प्रिंस सलमान क्यों नहीं गए, उसके पीछे का कारण सुनो। हुआ क्या, इधर ब्रिक्स समिट के अंदर तो ईरान के राष्ट्रपति बैठे हुए हैं पुतिन के साथ, और उधर सऊदी के जो प्रिंस हैं उनके साथ बैठे हुए हैं सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, जो कि विदेश मंत्री हैं कहां के, अमेरिका के। कहां बैठे हुए हैं, सऊदी में। जरा तारीखों पर गौर करें और यहां पर देखें, ये तस्वीरें हैं अक्टूबर 24 की, और ऐसे में सलमान के साथ एंटनी ब्लिंकन बैठे हुए हैं और ये इनसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि भैया डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके ऊपर आपके साथ हैं। बोले सर बड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है, क्योंकि सर हमको ना ये आदमी आकर घर में ही धमका के चला गया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मीट ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, सऊदी एजेंसी ने ऐसा कहा था, और हमने बताया था कि साफ साफ ईरान वाले आकर हमको धमका के चले गए थे। 10 अक्टूबर को कह गए थे अपना एरिया यूज मत होने देना, अदरवाइज भाई साहब हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसे में ये पहुंचते हैं और पहुंच करके इनसे कहते हैं डरो मत, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ में। अमेरिका का यही सबसे अच्छा मुझे बहुत पसंद है, अमेरिका का ये रवैया। पहले मारता है फिर रोने भी नहीं देता है। सऊदी को फंसाने वाला इस स्थिति में यही है, और जाकर फिर कह रहा है मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ, सब देख लेंगे, लोड मत ले। ऐसे में इनको समझाए, क्यों डर रहा है, मारेगा वो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें फंसाने वाले हम हैं। सऊदी ना तो ब्रिक्स में जा पाया, और अब इस समय अपनी इंसल्ट कराकर और बैठ गया। क्यों, क्योंकि लोग इस बारे में यही कह रहे हैं कि देखा सऊदी डर गया है। सऊदी डर क्यों गया है, क्योंकि इसको ईरान भी धमका दिया और अमेरिका की शरण में जाकर बैठ गया कि सर हमें बचा लो, क्योंकि इजराइल का भी हमला हम नहीं झेल पाएंगे और ईरान का भी नहीं झेल पाएंगे, हमें रख लो। तो क्या सऊदी इतना कमजोर है, ना ना ना, कमजोर नहीं है, पैसा खूब है, लेकिन इनके सपने क्या हैं, इनके यहां पर वो द लाइन सिटी बन रही है इस समय, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं सऊदी के लोग। अगर वो बन गई और उस समय पर कलेश फैल गया तो इन्वेस्टमेंट करने आएगा कौन, इन्वेस्टर तो वेस्टर्न वर्ल्ड से ही आते हैं, पैसे वाले। तो ऐसे में इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टर ही नहीं आया तो इनका प्लान फेल मार जाएगा। सब पैसा है बाबू भाई, पूरी दुनिया में अगर चल रहा है तो सबसे बड़ा रुपया, और दुनिया का रुपया डॉलर है, ठीक है। तो ऐसे में ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई। तो सऊदी यहां पर चुप बैठ गया। कुल मिलाकर के अब क्या हुआ, ये पूरी कहानी हमने आपको बता दी। इधर सऊदी अरेबिया कह रहा है बुरा हुआ भाई, गोली नहीं चलानी चाहिए थी, अपनी तरफ से अपडेट दे दिया। अमेरिका क्या बोला नेतन्याहू को कि देखो भाई तुम भी खुश वो भी खुश, अब लड़ाई नहीं करनी है, तूने इसको एक थप्पड़ मार लिया, इसने तेरे को एक थप्पड़ मार लिया, मामला खत्म करो। तो जो लोग इस इंतजार में है कि ईरान आकर के फिर हमला करेगा, मुझे तो नहीं लग रहा अभी। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि जो अमेरिका फोन करके ईरान को बतियाया है वो यही है कि भाई खत्म करो, इसने भी अपना खत्म कर दिया है। यूएस ने ईरान से कहा है कि हॉल्ट कर दो अटैक अपने इजराइल के ऊपर, ताकि ये साइकिल रुक जाए। पढ़ लो, 12 मिनट पहले की खबर है। यूएस कॉल्स ऑन ईरान टू हॉल्ट अटैक ऑन इजराइल टू एंड साइकिल ऑफ फाइटिंग। अंकल सैम बीच बचाव करने आए हैं। वो बंदर जो बिल्लियों को लड़ा रहा था वह बीच बचाव करा रहा है। वो कह रहा है कि ईरान वालों रुक जाओ, अब तुम मत गोली चलाना भाई, हो गया। इधर ईरान के एविएशन अथॉरिटीज ने वापस से फ्लाइट चालू कर दिया। भाई चलाओ भाई, हवाई जहाज उड़ा लो अपने अपने, अब कोई युद्ध वुद्ध नहीं है, निकल गए बादल, हट गए। तो कुल मिलाकर शांति है, बढ़िया से शेयर मार्केट उठेगा।